तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के पहले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा कैसे एक कुली डाकुओं के हाथों से मरने के बाद स्क्वाड किंग के चौथे बेटे जो कि एक यूजलेस और पूरे शहर में बदनाम उसके बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया था। एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि उसको पिछले लाइफ के बम्बू स्क्रिप्चर के वजह से कोई मिस्टीरियस पावर मिल गया था जिसके वजह से उसके लिए टाइम बहुत ही स्लो हो गया था, यानी कि वो हर एक चीज को बहुत ही धीमा देख पा रहा था। आखिर में सर्वेंट ने उसको उसके फैमिली डिनर के बारे में बताया था जहाँ पर कि उसके फैमिली हर महीने की 15 तारीख को सभी फैमिली मेंबरों के साथ एक फैमिली डिनर करता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें स्क्वाड किंग रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि स्क्वाड किंग अपने चारों बेटे के साथ डिनर कर रहा था। ये होता है हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का फास्ट यंग मास्टर ली गैब्रियोंग और ये हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का सेकेंड यंग मास्टर ली यूल रियोंग। थर्ड यंग मास्टर खाते हुए झोंगरियोंग की तरफ अजीब तरीके से देख रहा था और झोंगरियोंग उसे ऐसे देखकर मन ही मन स्माइल कर रहा था, लेकिन उसे अपने फादर और चारों भाइयों के साथ एक साथ खाना खाते हुए बहुत ही ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। वो अपने मन में बोलता है मैं यहाँ के खाने को एंजॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपने फादर के आगे खाना खाना जो कि एक शेर जैसे हैं और अपने भाइयों के आगे जो कि भेड़ियों के तरह हैं, ये मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं खाने को अपने मुंह में डाल रहा हूँ या फिर नाक में। लेकिन वो कमीना ब्योंगरियोंग ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि वो मरने वाला है। फिर वो अपने सर्वेंट के बातों को याद करने लगता है जहाँ पर कि उसके सर्वेंट ने उसको बताया था लेडी योंगयोंग के साथ थर्ड यंग मास्टर के शादी को रोक दी गई है, वो आप पर गुस्सा उतार सकता है इसीलिए आप केयरफुल रहना। जिसे याद करने के बाद वो अपने मन में बोलता है क्या ये सचमुच उसी वजह से है, और फिर दोबारा से मुस्कुराते हुए बोलता है ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। और तभी अचानक से फर्स्ट यंग मास्टर बोलता है बहुत सोचने के बाद मुझे ये लगता है कि अब झोंगरियोंग को ये सिखाने का समय आ गया है कि कुछ काम कैसे करे। ये सुनकर झोंगरियोंग अचानक से थोड़ा घबरा जाता है और फर्स्ट यंग मास्टर आगे बोलता है वो इस साल 22 साल का होने वाला है, उसके खेलने का उम्र अब जा चुका है, इसीलिए आप उसको मेरे साथ स्क्वाड एजेंसी में आकर मदद करनी चाहिए। जो सुनकर स्क्वाड किंग थोड़ा सोचने लगता है। इधर झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है वो अचानक आखिरकार इतना फ्रेंडली एक्ट क्यों कर रहा है। और तभी सेकंड यंग मास्टर बोलता है ब्रदर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि स्क्वाड एजेंसी का काम आप अकेले कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है ये देखते हुए कि पिताजी अभी भी हमारे साथ यहाँ पर खाना खा रहा है। और फिर गुस्से के साथ बोलता है ज्यादातर समय में तो तुम्हें जोंगरियोंग की कोई भी परवाह नहीं होती, तो फिर आप अचानक उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। फर्स्ट यंग मास्टर बोलता है मैंने सुना है कि जोंगरियोंग के साथ, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि बड़े भाई होने के नाते मैं उसके प्रति बहुत लापरवाह हो गया हूँ, यही वजह है कि मैं अब से उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। सेकंड यंग मास्टर बोलता है दरअसल मैं भी उसे ट्रेनिंग देने के बारे में सोच रहा था, तो इसीलिए आप वैसा ही कर सकते हैं जैसा कि आप कर रहे हैं और अपना पूरा फोकस स्क्वाड एजेंसी पर दे सकते हैं। उनके बातों को सुनकर झोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है आखिरकार ये दोनों अभी क्या कर रहा है। क्या लोग हमेशा ये नहीं कहता है कि जब कोई आदमी बदल जाता है तो फिर वो बेहतर के लिए नहीं बल्कि बदतर के लिए है। और तभी स्क्वाड किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ टेबल पे जोर से अपना हाथ मारता है जिसे देखकर वो चारों ही बिल्कुल शांत हो जाता है और हैरान हो जाता है। स्क्वाड किंग एक बंदे को बोलता है स्क्वाड कैप्टन आखिरकार बाहर इतना शोर क्यों है। स्क्वाड कैप्टन बोलता है माफी चाहता हूँ स्क्वाड किंग, होंगजो ब्रांच मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर अपने गवर्नमेंट सोल्जर को भेजा है और वो आपसे मिलना चाहता है। जो सुनकर स्क्वाड किंग हैरान होते हुए बोलता है ब्रांच मजिस्ट्रेट मुझसे मिलना चाहता है। और तभी इधर थर्ड यंग मास्टर ये सुनते ही बहुत ही ज्यादा खुश होकर टेबल पर हाथ मार देता है जिसे देखकर फर्स्ट यंग मास्टर बोलता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, क्या तुमने फिर से कुछ मुसीबत खड़ा कर दिया। थर्ड यंग मास्टर खुश होते हुए बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल कुछ दिन पहले होंगजो गवर्नमेंट ब्रांच में एक प्रोविंशियल एग्जाम हुआ था। सेकेंड यंग मास्टर पूछता है आखिरकार तो क्या हुआ। थर्ड यंग मास्टर बताता है इसमें सक्सेसफुली पास करने वाले सभी स्कॉलरों के लिस्ट को ऑलरेडी सभी
सभी एरिया में पोस्ट कर दिया गया है, लेकिन शायद से गवर्नमेंट ऑफिशियल उनमें से 3 बेस्ट एग्जामिनेशन को खुद अपने हाथों से उनका रिजल्ट देना चाहता है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, मैंने भी इस बार प्रोविंशियल एग्जाम दिया। और फिर जिंगरोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, अब क्या हुआ ली जोंगरियोंग, तुम ही वो थे जो रेस्टोरेंट में मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से पेश आया, लेकिन अब इकलौता मैं हूँ जो उस एग्जाम को पास किया। इधर जोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्सनली उन एग्जामिनेशन के रिजल्ट को अपने हाथों से देता है तो फिर शायद से नॉर्मली मैजिस्ट्रेट इसमें शामिल नहीं होता। इधर फर्स्ट यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर से पूछता है तो फिर वो लोग पिताजी से क्यों मिलना चाहता है। थर्ड यंग मास्टर बताता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैजिस्ट्रेट उन पर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता है। आखिरकार होंगजो के 10 गवर्नमेंट ऑफिशियल में से 7 पिताजी के अंडर में हैं। और तभी स्क्वाड किंग बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हो, जिसे सुनकर थर्ड यंग मास्टर तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख देता है। और फिर स्क्वाड किंग वहां से उठते हुए बोलता है, मैं बस बाहर जाऊंगा और मैजिस्ट्रेट से मिलूंगा। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लोग सामने को देखकर हैरान होता है। जोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें सामने घोड़े के ऊपर 5 लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक मैजिस्ट्रेट होता है और आसपास बहुत सारे लोग भी होता है। मैजिस्ट्रेट घोड़े में से उतरकर आगे की ओर आते हुए बोलता है, बहुत ही लंबे समय से आपसे नहीं मिला स्क्वाड किंग। सामने से स्क्वाड किंग भी बोलता है, जी हाँ सर, हम लंबे समय से नहीं मिले, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको यहाँ पर इतने रात में क्या चीज लेकर आया है। मैजिस्ट्रेट बोलता है, क्या मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। स्क्वाड किंग बोलता है, नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, हम सदैव आपको यहाँ पर स्वागत करते हैं, लेकिन हम थोड़ा हैरान हैं कि आप अपने व्यस्त जीवन से समय निकलकर बिना सूचना दिए यहाँ पर पधारे हैं। मुझे बताया गया है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या ये बात सही है। मैजिस्ट्रेट बोलता है, लगता है कि यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गया है, हालांकि ये सच है कि मैं आपको ग्रीट करना चाहता था, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मेरा कुछ काम है। दरअसल जैसा कि देश के कानून द्वारा आदेश दिया गया है, मैं प्रोविंशियल एग्जाम के रिजल्ट को देने के लिए यहाँ पर हूँ। ये सुनकर थर्ड यंग मास्टर मनी मन खुश होते हुए बोलता है, मैं जानता था, लेकिन हमें जोंगरियोंग को थोड़ा घबराया हुआ दिखाया जाता है। स्क्वाड किंग थर्ड यंग मास्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, क्या जोंगरियोंग सच में प्रोविंशियल एग्जाम में पास हुआ, और तो और 3 सबसे बेस्ट एग्जामिनिस्ट के तौर पर। इधर जोंगरियोंग अपना बत्तीसी दिखाते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब पिताजी से मुझे मेरा पहचान मिली। स्क्वाड किंग मैजिस्ट्रेट से पूछता है, आप रिजल्ट किसे देने जा रहे हैं। मैजिस्ट्रेट बोलता है, बिल्कुल ये आपके बेटे को। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। स्क्वाड बोलता है, क्या आपका मतलब शायद। मैजिस्ट्रेट बात पूरी होने से पहले ही बोलता है, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं। जैसा कि आप शायद जानते ही हैं, 3 दिन पहले होंगजो के गवर्नमेंट ब्रांच में प्रोविंशियल एग्जाम हुआ था। आपके एक बेटे ने उस एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर नियमों के हिसाब से उसका रिजल्ट देने के लिए आया हूँ। आमतौर पर ये असिस्टेंट कांस्टेबल के द्वारा किया जाता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए मैं खुद आपको यहाँ पर अपना सम्मान दिखाने के लिए आया हूँ। आगे से स्क्वाड किंग कुछ भी नहीं बोलता है और थर्ड यंग मास्टर अभी भी स्माइल किए जा रहा था। तभी मैजिस्ट्रेट अपने बंदे को कुछ बोलने के लिए बोलता है। वो लोग हाँ बोलकर जमीन पर एक चादर बिछाता है और फिर उसके ऊपर एक टेबल को रख देता है, जिसके बाद वहाँ पर शायद से शराब के बोतल रखता है। इसी दौरान थर्ड यंग मास्टर हंसते हुए आगे आने लगता है और अपने मन में बोलता है, हाँ बिल्कुल, अब जबकि मैंने प्रोविंशियल एग्जाम को पास कर लिया है, मैं अब जरूर से अपने घरों में अपना तारीफ करूंगा। इसके अलावा मैं अब दोबारा से योंग के साथ अपने शादी के बातों को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने इस दिन का बहुत ही लंबे समय से इंतजार किया है। एक बंदा रिजल्ट को सुनाते हुए बोलता है, टॉप स्कॉलर जिसने प्रोविंशियल एग्जाम को शानदार रिजल्टों के साथ पास किया है, ली जोंगसेन के चौथे बेटे ली जोंगरियोंग को शाही आदेश मिलेगा। थर्ड यंग मास्टर अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, हाँ मैं ली जोंगरियोंग इसे एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन तभी वो अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके साथ साथ आसपास के सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। स्क्वाड किंग और उसके दोनों बड़े भाई हैरानी के साथ जोंगरियोंग की तरफ देखने लगता है।
आसपास के लोग आपस में बातें करते हुए बोलता है आखिरकार हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी ने एक टॉप स्कॉलर को तैयार किया है। दूसरा बंदा बोलता है क्या ये किसी स्क्वाड एजेंसी के लिए लंबे इतिहास वाली किसी एकेडमी के बजाय किसी टॉप स्कॉलर को तैयार करने का पहला मौका नहीं है। और तो और हम चौथे यंग मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो हर वक्त मुसीबत में पड़ता है। हम तो अभी भी इस पर यकीन नहीं कर सकते। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। हमें थर्ड यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसके चेहरे से मुस्कान पूरी तरीके से गायब हो चुका है और वो एक बुरा सा फेस बनाते हुए बोलता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है सर क्या आपने शायद नाम गलत लिया है। क्या ये नाम ली ब्योंग होना चाहिए था। ली जोंग के पास प्रोविंशियल एग्जाम देने का कोई भी तरीका नहीं है। मैजिस्ट्रेट खुद सही से देखने के बाद बोलता है नहीं ये टॉप स्कॉलर ली जोंग ही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये सुनने के बाद आप उसका उम्मीद जितना था उतना भी टूट जाता है और वो अपना मुंह पहले से और भी पूरा कर लेता है। मैजिस्ट्रेट आके बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक गलतफहमी जरूर हुआ है। यहाँ पर जिसे होना चाहिए वो आपका चौथा बेटा ली जोंग है। जोंग आगे आते हुए बोलता है हाँ वो मैं हूँ। थर्ड यंग मास्टर जोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है नहीं ये नामुमकिन है। ली जोंग आखिरकार ये वो कैसे हो सकता है। जोंग अपने रिजल्ट को लेते हुए बोलता है मैं स्कॉलर ली जोंग उस शाही आदेश को एक्सेप्ट करता हूँ जो मैजेस्टी द्वारा दिया गया है। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए उसको कांग्रेचुलेशंस कहने लगता है और वो अपने मन में बोलता है मैं जो एक लंगड़ा कुली हुआ करता था अब रीइंकार्नेट हुआ हूँ और भगवान ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है। अगर मैं चाहूँ तो अब मैं एक स्क्वाड वॉरियर बन सकता हूँ और यहाँ तक कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं आखिरकार अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। मैजेस्टी बोलता है ली जोंग तुम्हें इस महीने के 20 तारीख के अंदर हांगजो गवर्नमेंट ब्रांच में रिपोर्ट करना होगा। तुम्हें अपने अचीवमेंट के प्रूफ के तौर पर एक ट्रैवल पास और 50 रोल सिल्क मिलेगा। लेकिन तभी अचानक से उसका ध्यान स्क्वाड किंग के ऊपर पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से के साथ मैजेस्टी को बोलता है सर मैं आपके साथ 1 मिनट के लिए अकेले में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ पर पहुँचने के बाद स्क्वाड किंग मैजेस्टी को शराब पीने के लिए देता है और फिर बोलता है सर वांग क्या आप मजाक कर रहे हैं। मैजेस्टी पूछता है आखिरकार इससे आपका क्या मतलब है। स्क्वाड किंग गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है क्या आपको लगता है कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप अमीर लोगों के बच्चे को ऑफिसर्स कैसे बनाते हैं, लेकिन ये सोचने के लिए कि क्या आप वो ट्रिक मुझ पर भी आजमाएंगे। यहाँ पर स्क्वाड किंग का सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि मैजेस्टी ने शायद से कोई रिश्वत लेकर जोंग को पास करवाया है। मैजेस्टी बोलता है स्क्वाड किंग ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ गलतफहमी हुआ है। स्क्वाड किंग फिर भी गुस्से से बोलता है क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि जोंग एक टॉप स्कॉलर हैं? क्या आपको लगता है कि इस बात पर कोई यकीन करेगा कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि मैं आपके गवर्नमेंट के पोजीशन को छीन सकता हूँ या फिर नहीं? बेहतर होगा कि मैं कुछ करूँ इससे पहले आप अपने होश में आए। ये सुनकर मैजेस्टी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में बोलता है मुझे केयरफुल रहना होगा। अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकलता है तो फिर मैं अपने सर को खो सकता हूँ। फिर मैजेस्टी बोलता है ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपको पर्सनली ये खबर इसलिए देने के लिए आया हूँ क्योंकि इस खबर को देने के बाद मुझे आपसे कुछ इनाम मिलेगा। लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैंने आपके बेटे को टॉप स्कॉलर नहीं बनाया इसलिए कि मैं आपसे रिश्वत लेना चाहता था। स्क्वाड किंग बोलता है तो तुम इसे इस तरह से प्ले करना चाहते हो? मैजेस्टी बोलता है ये सच है, मैं किसी भी हालत में आपसे रिश्वत के पैसे लेने की कोशिश नहीं करूंगा और अगर मैं ऐसा करना भी चाहता तो फिर मैं आपके चौथे बेटे की जगह आपके तीसरे बेटे को टॉप स्कॉलर बनाता। इस तरीके से तो आपको क्या शायद ही किसी को मुझ पर शक होता
होता। क्या आप मेरे इस बातों पर सहमत होते हैं? जो सुनकर स्कॉट किंग भी सोचते हुए बोलता है बात तो वो सही बोल रहा है। और तभी माजेस्टी जोंगरियोंग के इंसर्ट शीट को आगे करते हुए बोलता है, प्लीज इस पर एक नजर डालिए। स्कॉट किंग उसे लेकर देखते हुए बोलता है, क्या है ये? माजेस्टी बताता है, मैं इसे अपने साथ इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि अगर आप मुझ पर यकीन ना करें तो फिर मैं आपको यह दिखा सकूं। ये वो जवाब है जो आपके चौथे बेटे ने लिखा। स्कॉट किंग इंसर्ट शीट को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता है कि ये उसके चौथे बेटे ने लिखा। ये इतना ज्यादा डीप और डिटेल से लिखा गया है कि सिर्फ एक टॉप स्कॉलर ही ऐसा लिख सकता है। स्कॉट किंग माजेस्टी से हैरानी के साथ पूछता है, क्या सच में ये उसने ही लिखा है? माजेस्टी बोलता है, हाँ बिल्कुल। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है? मैंने इससे पहले कभी भी किसी को भी इतना साफ तरीके से आंसर को लिखते हुए नहीं देखा। स्कॉट किंग बोलता है, आखिरकार उसके जैसा बेवकूफ ऐसा कुछ किस तरीके से लिख सकता है? वो पढ़ाई और मार्शल आर्ट इन दोनों में ही हमेशा बहुत ही बुरा थे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने उसको क्या सिखाने की कोशिश नहीं की, वो कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाया। हालांकि अपने ही बेटे को छोड़ देना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन वो टेरी उंगली की तरह बिल्कुल यूजलेस था। और फिर जोर से चिल्लाते हुए अपने ही मन में बोलता है, ली जोंगरियोंग, जब तुम झील में कूद गए थे तब क्या तुम्हारा मुलाकात ड्रैगन किंग के साथ हुआ था? ड्रैगन किंग एक चाइनीज गॉड है जो बाकी ड्रैगन गॉड के तरह हवा और पानी के पावर को पोजेस करता है। और स्कॉट किंग का कहने का मतलब ये है कि शायद से जोंगरियोंग को गॉड का ब्लेसिंग मिल गया और इसी वजह से वो इतना ज्यादा टैलेंटेड हो गया। माजेस्टी आगे बोलता है, सिर्फ यही नहीं, आपके तीसरे बेटे भी टॉप 200 के अंदर आ चुका है जूरेन स्कॉलर के तौर पर। वो दोनों एक महीने में होने वाले मेट्रोपॉलिटन एग्जामिनेशन में हिस्सा ले सकता है अगर उनमें से कोई भी वहां पर टॉप स्कॉलर बन जाता है। स्कॉट किंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, बियोंगरियोंग अपने माँ के मदद की वजह से ही टॉप 200 स्कॉलर के अंदर आ पाया है, लेकिन मैं यह उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि जोंगरियोंग मेट्रोपॉलिटन एग्जाम में टॉप स्कॉलर बन पाएगा। हालांकि अगर गॉड जोंगरियोंग को फिर से एग्जाम पास करने की अनुमति देता है तब उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर बनना कोई बुरा विचार नहीं होगा। ये लाइफ में सक्सेस हासिल करने का जोंगरियोंग का सिर्फ इकलौता तरीका हो सकता है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट नहीं सीखना चाहता और ना ही उसका कोई माँ है जिस पर वो डिपेंड रह सके। फिर स्कॉट किंग माजेस्टी को बोलता है, मैंने आपका अपमान किया है, हालांकि आप यहाँ पर मुझे यह महान खबर देने के लिए आए हैं। माजेस्टी बोलता है, नहीं नहीं, आपको ऐसा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। स्कॉट किंग माजेस्टी से पूछता है, आप इस रिजल्ट को किस तरीके से पोस्ट करना चाहते हैं? माजेस्टी बोलता है, लगभग 100 पोस्टर लगाना आम बात है। जो सुनकर स्कॉट किंग माजेस्टी की तरफ थोड़ा हैरानी से देखने लगता है और तभी माजेस्टी आगे बोलता है, लेकिन क्योंकि 20 सालों में ये पहली बार टॉप स्कॉलर को बिल्कुल सही तरीके से चुना गया है, इसीलिए हम लगभग 1000 पोस्टर बनाएंगे। 10 कांस्टेबलों में से हर एक को होंगझो के सभी कोने में तैनात करने के लिए। स्कॉट किंग हंसते हुए बोलता है, टोटल 10,000 पोस्टर, आपको इतना दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। माजेस्टी आगे से हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मन में बोलता है, धत्तरी की, आखिरकार 10,000 पोस्टर बनाने में कितना समय लगेगा, मैं तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। और तभी स्क्वाड किंग अपने पास से एक बॉक्स को निकालता है और उसे माजेस्टी को देता है। माजेस्टी पूछता है, आखिर ये क्या है? स्क्वाड किंग बोलता है, प्लीज इसे ओपन कीजिए। माजेस्टी जब उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगता है, जिसे देखकर माजेस्टी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे गोल्ड के टेल था। माजेस्टी पूछता है, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? स्क्वाड किंग बोलता है, अगर आप 10,000 पोस्टर लगाने जा रहे हैं तो फिर आपको कागज और कांस्टेबलों के सेवाओं के लिए काफी ज्यादा भुगतान करना होगा, क्योंकि ये सारी परेशानी मेरे बेवकूफ बेटे के वजह से है। मेरे लिए उन खर्चों को कवर करना ही सही है। बेशक मैं जरूरत से ज्यादा दे रहा हूँ ताकि पैसों की कोई कमी ना हो। ये सुनकर माजेस्टी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, स्क्वाड किंग, मैं इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करूंगा। स्क्वाड किंग बोलता है, मैं इस
इस साधारण पॉइंट से सिर्फ इसलिए ट्रीट किया है क्योंकि मेरे पास तैयारी के लिए काफी समय नहीं था, लेकिन मैं भविष्य में किसी दूसरे जगह में आपको बहुत ही अच्छा ट्रीट दूंगा। मैजेस्टी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में बोलता है, स्क्वाड किंग सच में बहुत ही ज्यादा उदार है, मुझे खुशी है कि मैं पर्सनली यहाँ पर आया। इसके बाद मैजेस्टी स्क्वाड किंग को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए भी अपने मन में बोलता है, सच में किस्मत मेरे ऊपर हंस रहा है। लेकिन हमें स्क्वाड किंग को थोड़ा सोच में डूबा हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि थर्ड यंग मास्टर से मिलने के लिए आया है। ये उनके वही दोस्त होता है जिनको लास्ट टाइम वो ट्रीट दे रहा था। थर्ड यंग मास्टर उन लोगों को स्वागत करता है और वो लोग थर्ड यंग मास्टर को बोलता है, जैसे ही हमने सुना कि आपने प्रोविंशियल एग्जाम पास कर लिया है, हम आपसे मिलने के लिए आ गए। हमें तो लगा था कि आप सिर्फ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप तो सच में पढ़ाई में भी बहुत ही ज्यादा जीनियस निकले। थर्ड यंग मास्टर अपनी तारीफ सुनकर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, खैर ये सच में बहुत ही अनबिलीवेबल लगता है ना। और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आता है उसको कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए। हमें इधर झोंगरियोंग को दिखाया जाता है जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहा था और उसको बधाई देने के लिए कोई भी नहीं आया था। सर्वेंट बोलता है, क्या सच में छोटा भाई जो एक टॉप स्कॉलर है उनके पास कोई भी गेस्ट नहीं है, लेकिन थर्ड यंग मास्टर जिसने बहुत मुश्किल से ही एग्जाम को पास किया है उसको हर कोई बधाई देने के लिए आ रहा है। क्या वो खुद को शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहा है? अगर उसके जगह पर मैं होता तो फिर मैं गेट के सामने किसी को भी ना मिलने आने का नोट लगा देता। हमें झोंगरियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर कुछ ततैया को उड़ते हुए देखकर अपने मन में बोलता है, पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इस एबिलिटी के कुछ रूल्स को ढूंढ निकाला जो मुझे इस टाइम स्लो को समझने में मदद करता है। फर्स्ट रूल, अगर मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता हूँ तो एबिलिटी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंड रूल, मैं इस एबिलिटी को 10 से ज्यादा ब्रीथ तक रोक कर नहीं रख सकता। और थर्ड रूल, टाइम फॉल डाउन के हिसाब से मेरा मूवमेंट पहले से और भी स्लो हो गया है, तो इसीलिए अभी सिर्फ मैं यही कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उन सभी ततैया को पकड़ लेता है और फिर आगे बोलता है, मेरा टारगेट ये देखना है कि मेरे ओपोनेंट के हाथ और पैर कहाँ से आ रहा है, उन्हें कैसे संभालना है, इस पर दोगुनी तेजी से सोचना होगा। मुझे अब तक यही पता चला है, हालांकि मेरा री इनकारनेशन हुआ है, मेरा पैर भी ठीक हो गया है और मैंने प्रोविंशियल एग्जाम को भी पास कर लिया है। और फिर वो अपने पुराने बातों को याद करते हुए बोलता है, मार्शल आर्ट के बिना अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा ही होता तो फिर मैं शायद से तब भी मर जाता, लेकिन अगर मैं इस एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट करना जारी रखता हूँ तो फिर क्या होगा। मुझे एक ऐसे मार्शल आर्ट को सीखना होगा जो मुझे अभी के हिसाब से मेरे हाथों और पैरों को ज्यादा तेजी से चलाने में मदद करेगा। अभी के हालातों को देखते हुए ये मेरे लिए मुमकिन है। और तभी सर्वेंट उसको इतना ज्यादा सोचते हुए देखकर बोलता है, यंग मास्टर आपको उसे देखकर चलना नहीं चाहिए। झोंगरियोंग उससे पूछता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सर्वेंट बोलता है, वो लोग जो ये हरकतें कर रहा है ये सभी नकली हैं, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर के माँ मैडम चिंग हवा ईडांग एकेडमी में ब्रश और इंक स्टोन को डोनेट करता है और सिर्फ इसी वजह से वो सभी लोग यहाँ पर हैं। झोंगरियोंग बोलता है, लेकिन मैंने तो इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं किया। सर्वेंट बोलता है, अगर आप इतने ज्यादा परेशान हैं तो फिर मैं सिर्फ आज के लिए आप पर आसान जाऊंगा। क्या आप रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहेंगे? मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हजारों प्रोस्टिट्यूट, मर्सिनरीज और यहाँ तक कि गैम्बलिंग डेन के गार्ड भी आपके चेहरे को देखकर आपको वेलकम करेंगे। झोंगरियोंग हंसते हुए बोलता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? चलो भूल जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ सैंडबैग का इंतजाम करो जिनका इस्तेमाल स्क्वाड और योर ट्रेडिंग के लिए करता है। सर्वेंट पूछता है, माफ करना लेकिन आप उनका क्या करेंगे? झोंगरियोंग बोलता है, मैं उन्हें पहनकर दौड़ने वाला हूँ। जो सुनकर सर्वेंट हैरान होते हुए बोलता है, क्या आखिरकार आप ट्रेडिंग टाइम के बिना उनका इस्तेमाल क्यों करेंगे? झोंगरियोंग बोलता है, मैंने तुम्हें इस बारे में पहले ही बताया था है ना कि मेरा एम जुरेन स्क्वाड बनना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सर्वेंट बहुत तेजी से भाग रहा होता है और वो पूरी तरीके से थक चुका है और ऐसा इसलिए है क्योंकि झोंगरियोंग
ने उसके पैरों पर भी सैंडबैग बांध दिया है। वो बोलता है यंग मास्टर, अगर आप स्क्वाड वगैरह बनना चाहते हैं तो फिर ये ठीक है, लेकिन मुझे आपके साथ इस तरीके से भागना क्यों पड़ रहा है। झोंगरियोंग बोलता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि सर्वेंट और मास्टर बिल्कुल एक है। सर्वेंट थक कर नीचे बैठते हुए बोलता है, मैं और बिल्कुल भी दौड़ नहीं सकता। झोंग बोलता है, ऐसा नहीं चलेगा, हमने अब तक आधा काम भी नहीं किया है। सर्वेंट बोलता है, मुझे अब कोई भी परवाह नहीं है, ये सच में मेरा लिमिट है। जो सुनकर झोंगरियोंग बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम वहीं पर रहो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। फिर वो बाय बोलकर वहां से चला जाता है और सर्वेंट उसको जाते हुए देखकर अपने मन में बोलता है, यंग मास्टर इन दिनों सचमुच बहुत ही अजीब तरीके से पेश आ रहा है, ऐसा मानो जैसे कि उनका किसी और के रूप में पुनर्जन्म हुआ हो। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें होंगजो गवर्नमेंट ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई किसी को बैच देते हुए बोलता है, यहाँ पर बैच और ट्रैवल पास है जो ये साबित करता है कि तुम एक जुरेन हो जिसने प्रोविंशियल एग्जाम को पास किया है। हमें दिखाया जाता है कि वो माजेस्टी होता है और वो ये सब कुछ झोंगरियोंग को दे रहा था। झोंगरियोंग ये सब कुछ लेते हुए माजेस्टी को शुक्रिया कहता है और माजेस्टी आगे बोलता है, और ये है हाई ग्रेड के सिल्क के 50 रोल, ये टॉप स्कॉलर को दिया जाता है। ये सुनकर झोंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए माजेस्टी को शुक्रिया बोलता है और फिर थोड़ी देर बाद बाजार में जाकर उन सभी को बेचना शुरू कर देता है। एक बंदा उन सभी का कीमत 15 सिल्वर कॉइन बताता है और पीछे से सर्वेंट उसे ये सब कुछ बेचते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। झोंगरियोंग उस बंदे को बोलता है, ये टॉप ग्रेड के सिल्क हैं, आप इनका कीमत बहुत ही कम लगा रहे हैं, चलिए अब 20 सिल्वर कॉइन दे दीजिए। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि झोंगरियोंग सभी सिल्वर कॉइन को लेकर रास्ते से जा रहा होता है और हंसते हुए बोलता है, आखिरकार आप में इन कॉइन का इस्तेमाल कहाँ पर करूं। सर्वेंट पूछता है, यंग मास्टर क्या आपने उन कीमती रेशम को सिर्फ इसलिए बेच दिया है ताकि आप मौज कर सके, वो भी जो आपको कंट्री से इनाम के तौर पर मिला। झोंगरियोंग सर्वेंट को बोलता है, हम एक साथ मिलकर ही मौज करने वाले हैं, तो इसीलिए परेशान होना बंद करो और बस मेरे पीछे आओ। और फिर आगे बोलता है, मुझे भूख लगी है, चलो पहले चलकर खाते हैं। सर्वेंट इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और फिर हमें उन दोनों को डम्पलिंग खाता हुआ दिखाया जाता है। झोंगरियोंग खाने के बाद बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा था। सर्वेंट बोलता है, अगर आप आखिरी बचे हुए 2 डम्पलिंग्स को नहीं खाते हैं तो फिर मैं उन्हें ले लूंगा। झोंगरियोंग बोलता है, तुमने मेरे बारे में शिकायत किया था कि मैं उन पैसों से मस्ती करने वाला हूँ और पता नहीं क्या क्या करने वाला हूँ, और अब तुम इन्हीं पैसों से मजे से खाना खा रहे हो। सर्वेंट बोलता है, यहाँ के डम्पलिंग सच में बहुत ही डिलीशियस हैं। इसके बाद हमें उन दोनों को एक कपड़े की दुकान में दिखाया जाता है, जहाँ पर जाकर वो एक कपड़े को लेने के बाद अपने सर्वेंट को देते हुए बोलता है, अरे वाह, मुझे लगता है कि अगर तुम इन कपड़ों को पहनोगे तो फिर तुम जरूर से एक यंग मास्टर लगोगे। लेकिन सर्वेंट इनकार करते हुए बोलता है, आखिरकार मेरे जैसा नौकर रेशम के कपड़े कैसे पहन सकता है। झोंगरियोंग बोलता है, आखिरकार कौन कहता है कि तुम ये नहीं पहन सकते हो, और फिर वो कपड़ा खरीद लेता है और उसको बोलता है, ये मेरे ओर से मेरे टॉप स्कॉलर बनने का तोहफा समझ लो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सर्वेंट अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि यंग मास्टर सच में बहुत ही निराश है क्योंकि किसी ने भी उन्हें बधाई नहीं दिया। इसी तरह बाजार में घूमते घूमते शाम हो जाता है और फिर शाम के बाद हमें एक भिखारी को दिखाया जाता है जो कि भीख मांग रहा था, और तभी अचानक कोई उस भिखारी को 2 सिल्वर कॉइन दे देता है, जिसे देखकर वो भिखारी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा था। इससे वो अपने पूरे फैमिली के साथ कई महीनों तक खा पी कर गुजर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि ये सिल्वर कॉइन देने वाला झोंगरियोंग होता है। वो खुश होते हुए बोलता है, मेरे आखिरी बचा हुआ 2 सिक्कों का इस तरीके से इस्तेमाल करना सच में बहुत ही मीनिंगफुल लगता है। सर्वेंट हैरानी के साथ बोलता है, यंग मास्टर वो तो कॉपर कॉइन भी नहीं है, आप एक भिखारी को 2 सिल्वर कॉइन कैसे दे सकते हैं। झोंगरियोंग बोलता है, ये एक आम रिचुअल है जो स्क्वाड और पोर्टर्स यानी कि कुली अपने स्क्वाड मिशन पर जाने से पहले करता है। ये उस मिशन के दौरान अपने सभी बुरे किस्मतों को उस भिखारी को देने के जैसा है, वन पीस में वापस आने में काफिल होने के लिए। सर्वेंट बोलता है, लेकिन फिर भी किसी भिखारी को सिल्वर कॉइन देना ये बहुत ही ज्यादा है। हमें भिखारी को दिखाया जाता
जाता है, जो कि झोंगरियोंग को जाते हुए देखकर बोलता है क्या लड़का है, वो तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हमें फिर से उन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सार्वेंट झोंगरियोंग से पूछता है यंग मास्टर, क्या आप सच में स्क्वाड मिशन पर जा रहे हैं? क्या आप मेट्रोपॉलिटन एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं? झोंगरियोंग बोलता है एग्जाम 1 महीने बाद है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन 1 महीने एक बेवकूफों की तरह घूमता रहूंगा? सार्वेंट बोलता है मेरा कहने का मतलब ये है कि इन 1 महीने तक आपको एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहिए, तो फिर आप एक स्क्वाड मिशन में क्यों जाना चाहते हैं? झोंगरियोंग बोलता है अगर 1 महीना तक पढ़कर ही हर कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर सकता है, तो फिर बाकी के लोग 10-10 सालों तक पढ़ाई क्यों करते हैं? और फिर आगे कुछ सोचते हुए बोलता है हालांकि मुझे शाम के शॉटिंग सेरेमनी में हिस्सा लेना है, तो फिर आखिरकार मैं अंदर कैसे जाऊं? हमें शॉटिंग सेरेमनी के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसा समारोह है जहां पर लोग सामानों की सटाई करते हैं ताकि दिन के दौरान सही सामान सही डेस्टिनेशन पर पहुंच पाए, और फिर उन्हें डिलीवरी के लिए अलग अलग चीफ स्क्वाड को दिया जाता है। सार्वेंट पूछता है लेकिन क्या शॉटिंग सेरेमनी कुछ ऐसा नहीं है जिस पर कोई चीफ स्क्वाड या उससे हाई ऑफिसर ही हिस्सा ले सकता है? झोंगरियोंग बोलता है इसीलिए मैं इसमें हिस्सा लेने का एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तभी सार्वेंट बोलता है स्क्वाड किंग को आपके निगरानी करने के लिए कहने के बारे में क्या ख्याल है? मेरा मतलब है कि आप प्रोविंशियल एग्जाम में टॉप स्कॉलर बने, तो फिर आप स्क्वाड किंग से इजाजत लेकर भी अंदर जा सकते हैं, शायद वो आपको अंदर जाने दे। झोंगरियोंग बोलता है तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? वो जरूर से मुझ पर चिल्लाएगा कि मैं कोई भी बेकार के काम को ना करूं और मेट्रोपॉलिटन एग्जाम के लिए तैयारी करूं, जैसा कि तुमने करने के लिए कहा। सार्वेंट बोलता है लेकिन आप स्क्वाड मिशन पर जा रहे हैं, इसके बारे में भी तो आपको स्क्वाड किंग को बताना ही होगा, कहीं आप स्क्वाड किंग को धोखा देने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं? झोंगरियोंग बोलता है इस बार में मैं वक्त आने पर सोचूंगा। सार्वेंट बोलता है सच में अब ऐसा महसूस होता है कि आप कोई अलग पर्सन है। पहले जब भी आपको स्क्वाड किंग कुछ कहता था आप डर के मारे कांपते रहते थे। झोंगरियोंग बोलता है अगर कोई जिंदा जलकर मरने लगे, मेरा कहने का मतलब है कि डूबकर मरने लगे, तो फिर उसके बाद दुनिया में कुछ भी डरावना नहीं लगता है। सर्वेंट बोलता है आपके कहने के हिसाब से मैं भी वैसा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं सच में मर गया तो फिर नुकसान में आप ही होंगे। इधर झोंगरियोंग उसके बकवास को ना सुनकर अपने मन में सोचते हुए बोलता है अगर मेरा अंदाजा सही है तो फिर आज रात शॉटिंग सेरेमनी के दौरान एक बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट आएगा। हालांकि सारा सामान चोरी हो जाएगा और सभी स्क्वाड वॉरियर को एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा मार दिया जाएगा, जो मिशन के लिए निकलने के बाद अचानक अपीयर होगा और इससे हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को भारी नुकसान होगा। उसके बाद गुस्सेल स्क्वाड किंग और चीफ स्क्वाड का हेड एक टीम को लीड करेगा, गुनहगारों का पता लगाएगा और एक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू कर देगा। अंत में वो अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन जो लोग मारे जाएंगे वो लोग अब घर वापस नहीं लौट पाएंगे और ये लोग वही हैं जो मेरे साथ हर मुश्किल दौर से गुजरे। भले ही उन्हें मेरे लंगड़े पैर के वजह से मुझ पर गलतियां नजर आए, लेकिन वो मेरे साथी थे जो मेरे जैसे एक लंगड़े को अपनाया और मेरी मदद भी की, और ऐसा करने के लिए मुझे शॉटिंग सेरेमनी में हिस्सा लेना होगा और फिर चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े उनसे उस बड़े रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करवाना होगा। और तभी वो अचानक से सामने किसी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये वही लड़का होता है जिससे वो प्रोविंशियल एग्जाम के दौरान मिला था, जिसे कि वो लगता है कि ये मिस सोसो है और वो वहाँ पर छुप कर कुछ देख रहा था। लेकिन इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बोरिंग था। फिर भी अगर आप लोगों को पसंद आए तो फिर कमेंट में जरूर बताना और हाँ जरूर से लाइक भी कर देना। लेकिन अगर किसी को लाइक बटन नहीं मिलता है तो फिर कमेंट में जाकर रेड हार्ट स्पैम कर देना, तो मुझे समझ में आ जाएगा। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।